नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं मधेश और चूड़े को लेकर के कुछ बात करने जा रही हूं। मधेश में पानी का हाहाकार, बादल की ओर ताकती आंखें, किसानों की रूंधी आवाज़, भविष्य की चिंता, सरकार से शिकायत, चूड़े का दोहन और भी बहुत सी बातें मैं आज करने वाली हूं। शुरुआत यहां से करूं कि नेपाल के लिए मधेश अन्न का भंडार है। यहाँ अन्न नहीं उपजे तो लोग भूखे मर जाएं। मधेश की भूमि अन्न उत्पादन के लिए ही मानी जाती है। ईश्वर ने इसे उपजाऊ भूमि प्रदान की है। जब भी मधेश और पहाड़ के बीच किसी तरह की कभी कोई खटाई आई है तो सबसे पहले मधेश के लोग यही धौंस दिखाते हैं कि आप मत भूलें कि मधेश ही आपको भात, दाल, तरकारी खिलाता है। मधेश की मिट्टी पर सभी मधेशी बहुत गर्व करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्पादन में काफी कमी आई है। मानसून आने के बावजूद अच्छी बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण मधेश को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हुई है और मधेश को सूखे का सामना करना पड़ा है। धरती में दरारें पड़ गई हैं, किसान के चेहरे मुरझा गए हैं, आंखें आकाश की ओर देख रही होती हैं, मगर बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लोग मन्नतें मांग रहे हैं, महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं कि इतनी बारिश करो कि हम रोपाई कर सके, क्योंकि किसानों का तो ये हाल है कि उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। किसानों के पास कोई एक डर नहीं है, उसे डर है कि उसने जो लगानी लगाई है उसे कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि वह लगानी उसने अपने पैसे से नहीं लगाई है। उसने कर्जा लिया है कि फसल हो जाए, कट जाए, बिक जाए तो उस व्यक्ति का सबसे पहले वह कर्जा चुकाएगा। पूरे साल भर वह क्या बेचेगा और क्या खाएगा, उसे यही चिंता सताए जा रही है। विभिन्न मीडिया में किसानों को लेकर के बहुत सी बातें आ रही हैं। फिर राहत की भी बात आ रही है कि कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए। किसान मन महसूस कर बैठा है, ईश्वर से गुहार कर रहा है, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण धान की रोपाई नहीं हो सकी है। इस समय मध्य प्रदेश में 51% ही रोपाई हो पाई है, जबकि यह रोपाई पूरी हो जाने का समय आ चुका है। एक और पूरी तरह से रोपाई नहीं हुई है तो दूसरी ओर जिन खेतों में रोपाई हो चुकी है वहां सिंचाई की सुविधा न होने के कारण खेतों में दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि हमारे पास पानी के लिए कोई दूसरा स्रोत नहीं है। हम बारिश पर ही निर्भर हैं। ये बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके कारण किसान अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सरलाही, मोहतरी, सिरहा, धनुषा और सप्तरी जिलों में धान की रोपाई में समस्या देखी गई है। विभाग के अनुसार मधेश में औसतन 51% ही रोपाई हुई है, जो कि बहुत ही कम है। कृषि विभाग के अनुसार रोपाई का प्रतिशत कुछ इस तरह से है: सरलाही 56%, मोहतरी 35%, सिरहा 38%, धनुषा 35% और सप्तरी 37%। ये तो हुई आंकड़े की बात। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हुई है, कृषि पर थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन काम निकल जाता था। ध्यान तो उस वक्त ही जाना चाहिए था जब मधेश के नदी, नाले, तालाब, चापाकल, ट्यूबवेल सूखने लगे थे, लेकिन तभी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि जीवन का स्रोत, बिना जल के जीवन नहीं है। ये ना हो तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए विज्ञ खुलकर बोलने लगे हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि इसके मूल कारण को हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। इसकी सजा तो मिलेगी ही ना। चूड़े को मधेश की आत्मा, कहे तो प्राण कह सकते हैं, जिसके बिना मधेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। चूड़े है तो मधेश सुरक्षित है। चूड़े मधेश के लिए अति महत्वपूर्ण भूगोल है। इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि मधेश की जिंदगी बंधी है चूड़े से, इसलिए इसके संरक्षण की बात हमेशा से उठती आई है। इसे लेकर एक अरसे से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से
चूड़े क्षेत्र का मनमाने ढंग से दोहन किया जा रहा है, उससे तो यह दिन आना ही था। चूड़े भी तराई मधेश के लिए एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इतनी संवेदनशीलता के बावजूद स्थानीय सरकारें डोजर लगाकर अंधाधुंध चूड़े का दोहन कर रही है। ये दोहन का काम कोई आज से नहीं हो रहा है, एक जमाने से हो रहा है। प्रकृति को नाश करने का जो ये मानव जाति ने बीड़ा उठाया है, इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। अब स्थानीय सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें और तस्करों के समूहों की बात करें जो इसका दोहन कर रही है, इस ओर किसी का भी ध्यान ज्यादा नहीं गया। चूड़े मधेश के लिए वरदान है, इसकी ही वजह से यह क्षेत्र उर्वर है और यहाँ ज्यादा अच्छी फसलें होती हैं। कुछ दशक पहले तक की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी और जो थी वो मधेश के लोग ही थे। लेकिन केंद्र सरकार की नीयत इस ओर कभी अच्छी नहीं रही है। उसे हमेशा से लगा है कि इस क्षेत्र में भी पहाड़ियों का वास होना चाहिए, सो उन्होंने जगह जगह से पहाड़ी बस्ती में बसे लोगों को यहाँ बसाया और नतीजा यह निकला कि चूड़े क्षेत्र के आसपास आबादी काफी घनी हो गई है, जबकि 30 साल पहले की अगर बात करें तो इतनी आबादी नहीं थी। करीब 30 साल पहले जब पूर्व पश्चिम राजमार्ग बना, तब भी जंगलों को काटकर ही सड़क बनाई गई। इसके बाद पहाड़ी जिलों एवं अन्य क्षेत्रों से लोग यहां आकर बसने लगे। स्थानीय सरकारों के गठन के बाद नदियों से बालू गिट्टी निकालने के ठेके दिए जाने लगे। ठेकेदारों ने डोजर लगाकर नदियों में अंधाधुंध उत्खनन किया, जिससे चूड़े को और क्षति पहुंची। चूड़े विनाश के मुख्य कारण है डोजर क्रशर उद्योग, गहराई से उत्खनन। यदि चूड़े के पहाड़ को काट दिया गया तो मधेश में पानी का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा। ये जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, वो अब केवल नाम के लिए रह जाएगा, क्योंकि नेपाल में मधेश कृषि प्रधान है। तो ना तो चूड़े रहेगा, ना पानी का स्रोत, तो फिर कैसे कृषि प्रधान देश? चूड़े का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है मधेश और नेपाल के लिए। ऐसा नहीं है कि चूड़े की नदियों से बालू गिट्टी निकालनी ही नहीं चाहिए, निकालनी चाहिए, लेकिन एक तय मानक अनुसार निकालनी चाहिए। कितनी मात्रा में निकाली जाए, कहाँ से निकाली जाए, कितनी गहराई तक इसकी खनन हो, इन सभी बातों पर स्थानीय सरकार या सरकारी तंत्र द्वारा स्पष्ट नियमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चूड़े संरक्षण के लिए योजनाएं नहीं बनी हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव ने चूड़े की समस्या को बहुत नजदीक से देखा, विज्ञों की बात को माना और उसके संरक्षण में अपने कार्यकाल में ही उन्होंने राष्ट्रपति चूड़े संरक्षण की शुरुआत की। शुरू में लोगों को बहुत उत्साह था इस कार्यक्रम को लेकर के। लोगों में एक उम्मीद बंधी कि चूड़े का दोहन अब नहीं होगा। अब वहां से बालू, गिट्टी, मिट्टी, पत्थर ये सभी एक तय मानक अनुसार निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चूड़े का दोहन उसी रूप में होता रहा। लेकिन जब खर्च की बात करेंगे तो इसके संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। अभी की अगर बात करें तो अब यह क्षेत्र कार्यकर्ता भर्ती केंद्र बन गया है। अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो आपको बिना पानी की नदी मिलेगी। वहां 10 ट्रक मिलेंगे जिस पर बालू और गिट्टी लोड होती दिख जाएगी आपको। उसके पीछे ना तो कोई देखने वाला है, ना ही कोई सुनने वाला है। अब मधेश की जनता की बात करें, क्योंकि इस क्षेत्र को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बहुत तरह से राहत की बात आई है। सरकार ये सब राहत के लिए भेज रही है या फिर भेज देगी, लेकिन मीडिया में यह बात खुलकर किसान कह रहे हैं कि राहत उन तक नहीं पहुंचा है। किसान से ही क्या, एक आम नागरिक से भी अगर आप बात करें तो उसे सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री संकटग्रस्त क्षेत्र में पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, उससे पहले एक हल्ला भी फैला दिया कि आज मैं अपने किसानों से बात करूंगा, उनसे उनकी पीड़ा को सुनूंगा। लेकिन वहां पहुंचकर किसी किसान से बात करना तो दूर, वो किसी से मिले भी नहीं। हाँ, हेलीकॉप्टर से सूखे खेत, दरार पड़े खेतों को देखा। शायद वहां से किसानों की आंसू दिखाई दी तो नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन निर्देशन देने का काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तत्काल समस्या समाधान के लिए 500 डिप बोरिंग लगाने की घोषणा की थी और जल्द से जल्द काम शुरू हो यह कहकर चले आए। लेकिन यह भी समस्या का समाधान नहीं है ना। आज डिप बोरिंग करेंगे तो अभी तो समस्या से निजात पा जाएंगे आप, लेकिन इसी समस्या से फिर 5 साल बाद 10 साल बाद फिर सामना करना पड़ेगा, तब डिप बोरिंग भी नहीं करवा पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि डीप बोरिंग भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। यह कंसेप्ट अभी के लिए तो ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन ये दीर्घकालीन समाधान नहीं है। मधेश की कृषि, मधेश में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक दीर्घकालीन योजना चाहिए। सरकार इस ओर अपना ध्यान दे कि भविष्य में अगर इस तरह की समस्या आई तो उसका समाधान हमारे पास हो, जिसकी शुरुआत हमें अभी से कर देनी चाहिए। चूड़े क्षेत्र में स्थित बस्तियों को धीरे धीरे व्यवस्थित किया जाना चाहिए और यहाँ के वन एवं पर्वतों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता कम की जानी चाहिए। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये पानी के स्रोत हमने तो नहीं बनाई है, तो इसे बर्बाद करने का हक भी हम नहीं रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये तो प्रकृति की देन है, इसलिए ये हाथ पकड़ कर हमको सजा तो नहीं देगी, क्योंकि ये तो प्रकृति ने हमें उपहार दिया है और उपहार को हम हमेशा संभाल कर रखते हैं। तो इस उपहार को भी हमें संभाल कर रखना था। ये प्रकृति हम पर किसी तरह का मुकदमा तो कर नहीं पाएगी, लेकिन जब समय आएगा तो ऐसे ही अकाल सुखाड़ देकर आपके जीवन को समाप्त करने का आधार जरूर बनेगी। चूड़े को हमने नहीं बनाया है, हम सिर्फ उसका दोहन कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो देख रही है। वो पहले चुप थी, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तब अपना रूप दिखा रही है। अभी भी सचेत होने की आवश्यकता है। हम चूड़े का दोहन बंद कर दें, खेत खलिहान खुद लहलहाने लगेंगे, किसानों के चेहरे पर खुशियां छा जाएंगी। जो कृषि प्रधान है वह कृषि प्रधान रह जाएगा। चूड़े वरदान है कृषि के लिए, चूड़े मधेश की जिंदगी है। इसके संरक्षण पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।